हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सरित क्लासेस। और ये आज हम कवर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 3 और चैप्टर का नेम क्या है? जियोमॉर्फिक प्रोसेस। तो जो बच्चा इस लेक्चर को डायरेक्टली आके देख रहा है तो उसके लिए मैं एक छोटा सा रिवाइज यहाँ पे कर देता हूँ कि हमने क्या-क्या चीजें कवर कर ली है, ताकि थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि इस वीडियो में हम डायरेक्टली किस पॉइंट से हम स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा पॉइंट कवर हो गया? इंट्रोडक्शन। उसके अंदर हमने 20 कीवर्ड्स देखे। अच्छा, ये जो यहाँ पे आपको 22 और 15 लिखे हुए दिख रहे हैं, ये है कीवर्ड्स। यानी इन कीवर्ड्स को आपको समझ में आना चाहिए जब आप बुक को रीड कर रहे हो, राइट? तो हमने बिल्कुल बेसिक से लेके चला है। अगर आपने नहीं देखी वीडियोस, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। हमने एंडोजेनेटिक क्या होता है वो देखा है, डायमॉर्फिज्म, वोल्केनिज्म एंड एक्सोजेनेटिक। यहाँ तक हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, अपने सिलेबस को या फिर जो पॉइंट्स हैं हम उनको कवर कर चुके हैं। आज जो हमारा एजेंडा है वेदरिंग, स्पेशल इफेक्ट ऑफ वेदरिंग, इसको कवर करना है। सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग, मास मूवमेंट, लैंडस्लाइड, इरोजन एंड डिपोजिशन। इन केस अगर टाइम रहेगा तो हम ये बाकी के दो भी कॉन्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज ये आपको फोर्थ पार्ट के अंदर मिल जाएगा। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। किस चीज से स्टार्ट करेंगे? हम वेदरिंग से। देखिए, वेदरिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा पार्ट है, यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहेंगे कि वेदरिंग बेसिकली होता है क्या है। क्योंकि एक मिनट रुक जाइए, ये क्या हो गया इसमें? हाँ, अब ठीक है। इसको थोड़ा शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे बिल्कुल सही चल रहा है अपना काम। ओके, देखिए यहाँ पे दो वर्ड आते हैं। पहला वर्ड है वेदरिंग। फर्स्ट वर्ड क्या आ गया? वेदरिंग। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड आ जाता है इरोजन। ठीक है, सबसे पहले देखो, जब भी कोई कॉन्सेप्ट आता है ना, उस वर्ड को एक बार समझने की कोशिश किया करो। एक बार वर्ड क्लियर हो गया, एवरीथिंग इज क्लियर। देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। हर किसी के घर में कोई ना कोई छोटा बच्चा या तो था या है या आगे हो सकता है। ठीक है, ये तीन कंडीशन हो सकती है। अब एक बात बताओ, छोटे बच्चे को अगर कोई भी चीज नहीं पता होती है तो वो हाईली क्यूरियोसिटी के साथ जाएगा उसके पास, उसको देखने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, उसके पास क्या आ गया? पेपर आ गया। अब वो क्या करेगा? उस पेपर को अगर उसे समझ में आता है ठीक है, नहीं आता तो क्या करेगा? उसको दो पीसेस के अंदर कन्वर्ट कर देगा, राइट? तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल लिया किसका? किड का। ठीक है, यानी जो बच्चा है वो क्या हो गया? एक एजेंट हो गया। ठीक है, एजेंट मतलब किड, यानी जो बच्चा है उसने फोर्स अप्लाई किया है। किसके ऊपर अप्लाई किया है? पेपर के ऊपर, राइट? तो पेपर को यहाँ पे आप क्या कंसिडर कर सकते हो? रॉक। ठीक है, और उसने बच्चे ने पेपर को क्या किया? छोटे छोटे पीसेस के अंदर कन्वर्ट किया है। यानी यहाँ पे आप पीसेस को क्या बोल सकते हो? वेदर्ड मटेरियल। क्या आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो? वेदर्ड मटेरियल, जो कि यहाँ पे बच्चे ने अपने फोर्स अप्लाई करके उसको कन्वर्ट किया। यानी कि यहाँ पे अगर मैं प्रिसाइजली बात करूं, एजेंट, यानी एजेंट यहाँ पे क्या हो गया आपके लिए? टेम्परेचर। देखिए, ये आपका एक सिंपल सा एग्जांपल है। और बेटर एग्जांपल क्या ले सकते हैं? लेट सपोज ये एक वॉल है। ठीक है, वॉल के अंदर आपने क्या यूज किया है? ड्रिल मशीन का यूज किया है। जैसे ये वॉल है, आपने ड्रिल मशीन को इसके अंदर यूज किया है। एक चीज आपने देखी होगी, जब भी आप ड्रिल मशीन यूज करते हैं तो उसके अंदर से फाइन जो पार्टिकल्स है वो निकलना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ड्रिल कर रहे हो तो फाइन पार्टिकल कहाँ डिपॉजिट होंगे? छत के ऊपर या फिर जमीन के ऊपर? बिल्कुल सही, छत के ऊपर इकट्ठे होते हैं। तो कहाँ पे इकट्ठे होंगे? जमीन के ऊपर इकट्ठे होंगे। थोड़ा ध्यान दियो भाई लेक्चर के अंदर। ठीक है, सो अब यहाँ पे जो पूरा इवेंट हुआ है, यानी जो ड्रिल है उसने क्या किया है? वॉल है उसके अंदर वेदरिंग प्रोसेस किया है। यानी यहाँ पे अच्छा, एक छोटा सा सवाल है कि जो वेदरिंग प्रोसेस है, क्या यहाँ पे इरोडेड मटेरियल के अंदर मूवमेंट होती है? आंसर है यस। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। इस पॉइंट को भूलना मत। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछता है कि वेदरिंग के अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती है, इज इट स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? तो स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी? फॉल्स हो गई। क्यों? जो वेदर्ड मटेरियल है वो मूवमेंट को क्या करते हैं? शो करते हैं, बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। किस तरीके से? समझ लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को भी। लेट अस सपोज ये क्या है? आपका माउंटेनियस स्ट्रक्चर है। इनकेस अगर ये मेरे पीछे छुप रहा है तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से शिफ्ट कर देता हूँ थोड़ा सा, और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कलर चेंज कर लेते हैं। सो ये क्या हो गया हमारे लिए? एक माउंटेनियस स्ट्रक्चर हो गया, और अच्छा सा माउंटेन बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया माउंटेनियस स्ट्रक्चर। अब लेट अस सपोज कोई जो रॉक पार्टिकल है यहाँ पे वेदर्ड हुआ है, तो अब ये क्या है? एक कंप्लीट स्लोप है। इस स्लोप के ऊपर से अगर ये रॉक पार्टिकल क्या करेगा? मूव मींस छोटे पीसेस के अंदर टूटता है, तो ये यहाँ से रोल डाउन होते 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 कहाँ जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा? लोअर पोर्शन में। सेम रिकॉल करो, ग्रेडियंट वर्ड हमने कंसीडर किया था। तो ये क्या हो गया आपका? हाई पार्ट, और ये कौन सा हो गया? लो पार्ट।
तो ये जो रॉक पार्टिकल है या फिर जो वेदर्ड मटेरियल है कहां से कहां जा रहा है, हाई से लो की तरफ। इज इट क्लियर? ये हो गया आपका वेदरिंग। अब यहाँ पे लेट अस सपोज एक रिवर यहाँ से फ्लो हो रही है, ठीक है, ब्लैक कलर में यूज कर रहा हूँ फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ रिवर। अब एक बात बताओ, क्या रिवर के पास काइनेटिक एनर्जी है? आंसर इज यस, रिवर के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो रिवर क्या करेगी, ये जो सेडिमेंट है, सेडिमेंट नहीं बोलेंगे अब इसको, हम इसको बोलेंगे वेदर्ड मटेरियल। क्या बोलेंगे हम इसको? वेदर्ड मटेरियल। तो ये वेदर्ड मटेरियल है किसके साथ, रिवर के साथ। कहाँ होंगे? इसी जगह पे फिक्स रहेंगे या फिर रिवर के जो रिवर है उसके वाटर के साथ मूव करेंगे? आंसर है रिवर के वाटर के साथ वो एक प्लेस से, ये हो गया प्लेस नंबर 1 से, कहां पे जाके डिपॉजिट होंगे, प्लेस नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो मूवमेंट शो हुई है किसके अंदर, वेदर्ड मटेरियल में, वो उनकी सेल्फ है या कोई आउटर एजेंट आया है? आंसर इज आउटर एजेंट आया। आउटर एजेंट यहाँ पे क्या हमने कंसिडर किया, रिवर। रिवर ने पॉइंट 1 से पार्टिकल को कहां पे ले जाके डिपॉजिट किया, पॉइंट 2 पे। यानी वेदरिंग के कॉन्सेप्ट में हम बोलते हैं देयर इज नो मूवमेंट। अब कंफ्यूज मत होना, डिस्कस करते हैं इस पॉइंट को भी। वेदरिंग में हम क्या बोलते हैं, देयर इज नो मूवमेंट एक्सेप्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, मूवमेंट होगी। लेकिन इरोजन के कॉन्सेप्ट में हम क्या बोलते हैं, देयर इज अ मूवमेंट एंड दिस मूवमेंट इज डन बाय आउटर, और जो फॉरेन एजेंट है उसके थ्रू मूवमेंट होती है। यहाँ पे हमने रिवर लिया है, रिवर की वजह क्या आ सकते हैं, ग्लेशियर भी आ सकते हैं, विंड भी आ सकती है। ये हम ऑलरेडी जियोमॉर्फिक प्रोसेस देख चुके हैं पूरे। वेव हमने कंप्लीट कर लिया है, मींस ये तो आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर करेंगे। वेव हो गया, करंट हो गया, टाइड हो गई, ये कुछ एजेंट है जो कि क्या करते हैं, वेदर्ड मटेरियल को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे लेके जाते हैं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, पूछ ही लेता हूँ आपसे। कितने बच्चों को टर्बिडिटी करंट के बारे में कुछ पता है? अरे सर, ये कौन सा सवाल पूछ लिया। हाँ जी, ये भी आपकी ज्योग्राफी का ही पार्ट है, लेकिन ये आता है आपका ओशनो ज्योग्राफी के अंदर। ओशनो ज्योग्राफी, ये कौन सा शब्द हो गया भाई, ये कौन सा वर्ड हो गया, ओशनो ज्योग्राफी, ओशनोग्राफी जरूर होता है। हाँ, सो आई होप ये जितना हमने अभी डिस्कस किया है ये आपको समझ में हो गया। मुझे होप नहीं है, मुझे श्योरिटी है, क्योंकि जो यहाँ पे एग्जांपल लिए है ये बिल्कुल आपकी डे टू डे लाइफ से लिंक्ड है। अब मूव करते हैं, एनसीईआरटी क्या बोलती है। सेम पैटर्न रहेगा हमारा। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कौन सा प्रोसेस यहाँ पे होता है, सबसे पहले मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन के बाद कौन सा होगा, केमिकल डिसइंटीग्रेशन। अब इसको समझ लेते हैं, ये कुछ भारी भरकम शब्द आ गए, इनको थोड़ा सा हल्का करते हैं। लेट मी जस्ट रिड्यूस द वेट। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या हो गया आपका रॉक स्ट्रक्चर। अब इस रॉक के ऊपर कंसिस्टेंट क्या अप्लाई हो रही है, सन रेज। बिकॉज ऑफ द सन रेज ये जो रॉक है क्या हो रही है आपकी, एक्सपैंड। क्लियर? नाइट टाइम में क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। तो अब एक बात बताओ, इस पूरे प्रोसेस में जो रॉक है उसके ऊपर कोई केमिकल की मैंने भी बात की है, यहाँ पे सिर्फ मैंने एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की बात की है। तो ये किस तरीके का डिसइंटीग्रेशन होगा आपका, ये आता है आपका मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। अब बात करते हैं किसकी, केमिकल डिसइंटीग्रेशन की। ये हो गया आपका रॉक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इस रॉक के ऊपर लेट अस सपोज वाटर अगर फ्लो हो रहा है, वाटर अगर फ्लो नहीं भी हो रहा है, लेट अस सपोज दूसरा केस लेते हैं, अदरवाइज यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी आपको किसके अंदर, इरोजन से रिलेटेड कंफ्यूजन डेवलप हो जाएगी। एक छोटा सा दूसरा एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज ये क्या है आपकी ब्लॉक माउंटेन है, या फिर ये आपकी जॉइंटेड रॉक्स है। सो इसको थोड़ा सा ना मैं साइज में इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए यहाँ पे हम क्या ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये क्लियरली विजिबल हो गया सबको। ठीक है, अब एक बात देखो, यहाँ पे ना ये दोनों चीजें एक साथ होंगी, केमिकल और मैकेनिकल। यहाँ पे लेट अस सपोज हवा के अंदर क्या था, कुछ मॉइस्चर था, तो ये मॉइस्चर कहाँ पे आके डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया, ऑन द सरफेस ऑफ रॉक। ठीक है, सो ग्रेजुअली एक टेंडेंसी होती है किसकी, वाटर की। वाटर को अगर कहीं पे भी माइन्यूट सा माइन्यूट क्रैक या फिर गैप मिलता है तो वाटर उसके अंदर क्या हो जाता है, एंटर हो जाता है। लेट अस सपोज यहाँ पे वाटर क्या हो गया, एंटर। क्यों, यहाँ पे इसको क्या मिल गया, क्रैक मिल गया है। अब सेम कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, और ये सेम कॉन्सेप्ट कौन सा है, टेम्परेचर का। डे टाइम में क्या है, टेम्परेचर हाई है, तो जो
यहाँ पे मॉइस्चर आया है, यानी यहाँ पे मैं फॉर अ टाइम बीइंग क्या कंसीडर कर रहा हूँ इसको, वाटर। तो ये किस फॉर्मेट में रहेगा, लिक्विड फॉर्मेट में। एंड ड्यूरिंग द नाइट यही जो आपका वाटर है किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड के अंदर। मींस ड्यूरिंग द डे टाइम इट्स अ लिक्विड एंड ड्यूरिंग द नाइट टाइम इट गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू सॉलिड। So if it is going to be happen simultaneously or regularly, this kind of structure will lead to the formation crack, and this particular process is known as thaw action। ठीक है, यानी अगर डे टाइम में टेम्परेचर ज्यादा है लिक्विड में रहेगा, नाइट में क्या है टेम्परेचर कम हुआ सॉलिड हो गया, तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे प्रेशर बिल्डअप होना स्टार्ट होगा रॉक, जो रॉक है उसके ऊपर, और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं थॉ एक्शन। अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली यहाँ पे क्रैक आपके और ज्यादा डीप होते जाएंगे और डीप होते जाएंगे, राइट। तो अगर यहाँ पे क्रैक एनलार्ज हो रहा है, ठीक है, अगर मैं नाइट टाइम की बात कर रहा हूँ, ये सॉलिड है, तो यहाँ पे कौन सा एक्शन हो रहा है, मैकेनिकल। लेकिन डे टाइम में ये जो आपकी आइस है या फिर जो वाटर यहाँ पे सॉलिड हुआ है किसके अंदर कन्वर्ट होगा, लिक्विड। और लिक्विड की टेंडेंसी क्या है, जहां पे भी उसको कोई भी सरफेस मिलती है उसके अंदर एंटर करने की कोशिश करते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक एक्शन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक एक्शन। राइटिंग अभी थोड़ी सी ऊपर नीचे रहेगी क्योंकि ये 400 के ऊपर जूम हो रखा है, क्योंकि इसमें राइटिंग आती नहीं है। राइटिंग के लिए एटलीस्ट 100 पे होना चाहिए, 100 पे ये डायग्राम आपको फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मैकेनिकल और केमिकल, गुड। देखो ये पूरे कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड है, वर्ड्स के ऊपर। तो वर्ड समझो, कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है, आगे चलते हैं। अरे कोई बात नहीं, 2 पार्ट्स और की रिक्वायरमेंट होगी वो बना लेंगे, ठीक है। इसमें कौन सा हमारे पास कोई शेड्यूल है कि इसको पूरा करना है वगैरह वगैरह, ठीक है, इसकी टेंशन मत लो। अगर वर्ड ऐसे आते हैं जो हैवी हैं उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। यही आप अपनी स्टडी में भी रखा करो। ऐसा नहीं है कि आपने मान के चलो टाइम टेबल बना लिया कि भाई 1 घंटा ये पढ़ना है, आप जब उसको पढ़ रहे हो उसके अंदर अगर फ्लो बन गया, ठीक है, और वो कॉन्सेप्ट आपको ऐसा लग रहा है कि भाई लिंकेजेस में है, उसको 1 घंटे की बजाय 1.5 घंटे दे दो। सर यही तो प्रॉब्लम है, 1 घंटा ही तो नहीं बैठा जाता। अच्छा, फिर तो बेटा बहुत काम करने की जरूरत है अगर 1 घंटा भी नहीं बैठा जा रहा। कोई बात नहीं, मजबूरी सारी चीजें करवा देती है, ठीक है। अब मेरी कोई मजबूरी नहीं है यहाँ पे बैठ के मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कभी बोलो सर आपकी भी क्या मजबूरी है। मजबूरी तो कुछ नहीं है, बस एक्स्ट्रा टाइम है, सो आई एम यूटिलाइजिंग दैट एक्स्ट्रा टाइम। ओके, सो हम कहाँ पे थे, डेफिनेशन हो गई क्लियर वेदरिंग की। क्योंकि देखो ये वर्ड ना बहुत बार आएगा वेदरिंग को, इसलिए हमने इतना टाइम देके समझा है, क्योंकि आगे जो है लैंडफॉर्म डेवलपमेंट आएगी। लैंडफॉर्म डेवलपमेंट के अंदर 2 वर्ड बहुत बहुत बार आएंगे आपके, इरोजन और वेदरिंग। यहाँ पे समझ लिया, गुड। अदरवाइज होता क्या है कि हम जब समझाते टाइम ना क्लियरली बोल जाते हैं वेदरिंग हुआ है, बिकॉज ऑफ द वेदरिंग इट्स गोइंग टू बी हेल्प इन इरोजनल एक्टिविटी। बच्चा ऐसे देख रहा है ये कौन से ग्रह के शब्द बोले गए हैं, वेदरिंग और इरोजन। तो कोई नहीं, अभी आपको किसी प्लेनेट की याद नहीं आएगी। एक तो ना ये आज पता नहीं माउस को क्या हो गया, कहीं का कहीं भाग रहा है। सो अब कुछ और नए यहाँ पे शब्द आ गए हैं, ठीक है। सर क्लास में तो प्रॉपर इंग्लिश होती थी, यहाँ पे हिंदी बेटा, क्योंकि यहाँ पे और भी बच्चे हैं जिनको ये लेक्चर्स देखने होते हैं, इसलिए हिंदी इंग्लिश मैं ट्राई करता हूँ बाइलिंगुअल रहे। सो नाउ बी फोकस हियर। as we have already discussed, during the process of weathering there is no movement. However, what I had mentioned here, that there is little movement can be observed, and which agent is responsible for the movement, that is gravity, we have already seen. And one more thing, there is a 2 word, the first word is in situ, the next word is ex situ. So what do you mean by in situ and ex situ? For example, this is the small rock, clear? 1 minute, let us suppose दिस इज द माउंटेनियस रॉक। इसके ऊपर बाद में आते हैं, सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल देते हैं। लेट अस सपोज ये मॉर्निंग का टाइम है, सुबह 7 बजे, बड़े आराम से आप क्या कर रहे हो, चाय मम्मी ने बना के दे दी है और बैठ के इस लेक्चर को देख रहे हो, क्लियर। अब आपकी मम्मा ने क्या बोला है कि बेटा खाना भी बन गया है, चाय खत्म हो गई हो तो खाना भी खा लो। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, जहां पे आप बैठे हो वहीं पे बैठ के आप खाना खा सकते हो, तो वो क्या एग्जाम्पल हो गया आपका, इन सीटू, ठीक है। वो क्या हो गया आपका, इन सीटू, आप वहीं पे बैठ के खाना खा रहे हो। दूसरा एग्जांपल ऑप्शन क्या आपके पास, मम्मी बोलेगी नहीं घर का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है डाइनिंग टेबल के ऊपर ही बैठ के खाना खाओ। सर मेरे घर में डाइनिंग टेबल नहीं है, कोई नहीं नीचे बैठ के खाना खाओ, ठीक है। सो
जिस जगह पे आप बैठे हो आपने उस जगह से अपने आप को क्या किया, मूव किया है, तो वो कौन सा एग्जांपल हो गया आपका, एक्स सीटू। क्लियर। इन सीटू मींस जहां पे हो वहीं पे आपने खाना खाया है। अगर वहां से उठ के किसी दूसरी जगह पे बैठ के आपने खाना खाया, वो हो गया एक्स सीटू। यहीं पे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, ये हो गई प्लेस, लेट सपोज 1, यहाँ पे पार्टिकल क्या हुआ, वेदर्ड हुआ है स्मॉल पीस के अंदर, और ये यहां से रोल डाउन करते करते कहां पे आ गया, पॉइंट 2 पे। तो ये क्या हो गया आपका एक्स सी टू, यानी जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, यानी वेदरिंग जिस पॉइंट पे हुई है ये वहां पे नहीं मिलता है। ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का हम मोस्ट प्रोबेबली कहां पे यूज करते हैं, इस पॉइंट का हम यूज करते हैं इरोजनल एक्टिविटीज के अंदर, क्योंकि इरोजन के अंदर जैसा हमने लास्ट एक डायग्राम ड्रॉ किया था, उसके अंदर हमने क्या देखा है, रिवर आती है, रिवर क्या करेगी, पार्टिकल को, जो वेदर्ड पार्टिकल है उसको पॉइंट 2 से लेकर के 3 पे ले जाके क्या कर देगी, डिपॉजिट। इसको बोलते हैं हम एक्स सी टू इन सी टू टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट। ठीक है। ये आपका ज्योग्राफी के अलावा ये आपका आता है बायोडाइवर्सिटी के अंदर। यहाँ पे कंजर्वेशन की बात होती है कि यहाँ पे अगर आप कंजर्वेशन एक्टिविटीज को परफॉर्म करना चाहते हो, तो आप दो ऑप्शन है, जो स्पीसी जहाँ पे रहती है हम उसको वहीं पे कंजर्व कर लें, राइट, या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है, हम उनके लिए कोई दूसरा हैबिटेट प्रोवाइड करें। ठीक है, यानी वहां से निकाल के दूर लेके जाए। एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे आपके एशियाटिक लाइन्स है, एशियाटिक लाइन नॉर्मली या फिर उनका जो ओरिजिनल हैबिटेट है वो कौन सा है, गिर पार्क, जो गिर नेशनल पार्क है वहां पे। अब क्या यहाँ पे प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ये है कि उनको वहां से शिफ्ट करना है, किसमें, कुनाऊ नेशनल पार्क के अंदर। क्लियर। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो हम शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि जो लॉइन्स है, लॉइन को हम कहाँ से कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, लॉइन को हमने गिर नेशनल पार्क से कहाँ पे शिफ्ट किया है, कुनाऊ नेशनल पार्क, जो कि आपका आता है मध्य प्रदेश में। क्लियर। सो अब आप यहाँ पे जो शिफ्टिंग कर रहे हो, इस तरीके का जो प्रोजेक्ट है, ये पार्ट किसका है, कंजर्वेशन का, लेकिन आपने उनको ओरिजिनल लोकेशन से कहाँ पे शिफ्ट किया है, उनके एडजेसेंट एरिया में। ठीक है। तो इस तरीके के कंजर्वेशन एफर्ट्स को हम क्या बोलते हैं, एक्स सी टू टाइप ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, गिर नेशनल पार्क का साइज और इंक्रीज कर दिया हमने, तो वो क्या हो गया आपका इन सीटू। तो इस तरीके से आपके ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट प्लस बायोडाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैच होते हैं वर्ड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट चलते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है, इसको देखते हैं। एक बार हम थोड़ा सा वाइंड अप कर देते हैं इसको। ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर, देखिए जो फैक्टर वाले पार्ट है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। देखो, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का मतलब ये है, अगर रॉक हार्ड है तो वो क्या करेगी, रजिस्ट करेगी, अगर रॉक सॉफ्ट है तो वो क्या करेगी, असिस्ट करेगी। दोनों में क्या मीनिंग है। अब जैसे मेरे पास ये पेन है, ठीक है, इसको तोड़ने में मुझे बहुत ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और दूसरे हैंड मेरे पास क्या है, पेपर्स है, इस पेपर को छोटे छोटे पीसेस के अंदर कन्वर्ट करना मेरे लिए और ज्यादा कन्वीनियंट है और ईजी है। तो इसी तरीके से जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, अगर कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स का मतलब कैसी रॉक हो गई आपकी, या तो मेटामॉर्फिक रॉक या फिर इग्नियस रॉक, ये क्या हो गई आपकी कॉम्प्लेक्स के अंदर। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है क्लाइमेट। क्लाइमेट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अगर क्लाइमेट कैसा है, हार्श है, जैसे थोड़ा सा अगर आप डिटेल में देखो, जो टेम्परेचर है वो दो तरीके से एक्ट करता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या होती है, और ज्यादा फास्ट होती है। ठीक है। और जो डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस है वो और ज्यादा फास्ट होता है, राइट। ऑन द अदर हैंड, अगर यहाँ पे टेम्परेचर में किसके कॉन्टेक्स्ट में लेता हूँ, फिजिकल जो वेदरिंग है या फिर फिजिकल रिएक्शन है, उसमें टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फॉर एग्जांपल, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, क्या होगा, कन्वेक्शनल मूवमेंट होगी। ठीक है, एक बार देख लेते हैं ये होता क्या है कन्वेक्शनल मूवमेंट। लेट अस सपोज ये क्या है, लैंडफॉल, लैंड, यहाँ पे सनलाइट, सनलाइट क्या है, डायरेक्टली यहाँ पे फॉल हो रही है। ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ से एक मूवमेंट होना स्टार्ट होगी, इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शनल मूवमेंट, और जो कि आगे जाके क्या लेके आएगी, रेनफॉल। ठीक है। अब ये जो रेनफॉल है, दोनों चीजों में असिस्ट करेगी, आपकी फिजिकल टाइप ऑफ वेदरिंग के अंदर भी असिस्ट करेगी एंड केमिकल टाइप ऑफ वेदरिंग के अंदर भी असिस्ट करेगी। तो इस तरीके से जो आपके क्लाइमेट है बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है किस चीज को, टाइप ऑफ वेदरिंग के प्रोसेस को, राइट। तो एक बार हम प्रोसेस से पहले देख लेते हैं डेप्थ का क्या मतलब है। अब एक बात देखो, जहां पे अभी हमने एग्जांपल लिया किसका, केमिकल वेदरिंग का। केमिकल वेदरिंग का मतलब ये है
कि जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, केमिकल वेदरिंग बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है। इसलिए जो ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं, ट्रॉपिकल एरियाज़ के अंदर आपको क्या मिलती है? थिक लेयर ऑफ गर्द सॉइल। अच्छा, जिन बच्चों को ट्रॉपिकल भी नहीं पता है, एक बार ट्राई करता हूँ यहाँ पे। बोर्ड के ऊपर तो बिल्कुल सही सर्कुलर बन जाता है, इसके ऊपर देखते हैं सर्कुलर बनेगा। चलो, बना नहीं है बट आप समझ लो कि ये क्या है? सर्कल है। ठीक है, ये हो गया 0 डिग्री। ठीक है, तो हम मोस्ट प्रिसाइजली अप टू 35 जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल वाला पार्ट आ जाता है वहां तक हम ले रहे हैं। इसके ऊपर अगर मैं टेम्परेट की बात करूं, टेम्परेट हो गया, टुंड्रा हो गया, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। अब इस प्रोसेस में क्या होगा? केमिकल जो वेदरिंग है कम होती है, इसलिए यहाँ पे जो थिकनेस है किसकी? सॉइल की कम होती है। लेकिन यहाँ पे आपको कौन सी वेदरिंग ज्यादा देखने को मिलती है? दैट इज फिजिकल टाइप ऑफ वेदरिंग। ठीक है, और यहाँ पे आपको कौन सी वेदरिंग डोमिनेट देखने को मिल रही है? केमिकल। तो इसलिए जो सॉइल की थिकनेस है अमूमन या फिर जो जनरली हम क्या देखते हैं? ट्रॉपिकल के अंदर ज्यादा होती है और जो टेम्परेट या उसके अबव वाला एरिया वहां पे कम होती है। क्लियर? ये आगे हम थोड़ा-सा और डिटेल में देखने वाले हैं कि इसके बिकॉज़ ऑफ दिस पर्टिकुलर रीज़न व्हिच काइंड ऑफ सॉइल इज़ वी आर एबल टू फाइंड नियर बाय ट्रॉपिकल एंड द अदर एरियाज़ आल्सो। ठीक है? सो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है प्रोसेस। तो कितने टाइप के प्रोसेस हैं जो वेदरिंग हो सकती है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यानी जो अभी मैंने आपको बताया है। केमिकल वेदरिंग, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। तो कौन से वेदरिंग हो सकती है? केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। क्लियर? सो जो केमिकल वेदरिंग है इट गोइंग टू बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 5, प्रिसाइजली 5 नहीं, हम 3 ही देखते हैं। सबसे पहला क्या है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या है? लेट अस सपोज ये है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को आपने किसके अंदर डाल दिया है? वाटर के अंदर। आफ्टर 1 आवर, 2 आवर और आफ्टर 1 डे ये पूरा लाइमस्टोन क्या हो जाएगा? उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कार्बोनेशन। कार्बोनेशन का मतलब है ये हो गया वाटर प्लस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी? रिएक्ट करेगी और जो CaCO3 है उसके साथ वीक एसिड बना के क्या करेगी? रिएक्शन, एंड दैट इज नोन एज कार्बोनेशन। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के अंदर हम ऑक्सीडेशन यानी कि जंग लगना। फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत से टाइम देखा होगा कि कोई सॉइल कौन से कलर की? रेड कलर की। इट मीन्स उसके अंदर पहले क्या रहा होगा? Fe मीन्स आयरन। तो आयरन क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और उससे एक प्रोसेस स्टार्ट होती है, उसको बोलते हैं रस्टिंग। यानी यहाँ पे कौन एक्टिवली वर्क कर रहा है इस पूरी प्रोसेस में? ये मैंने क्या लिखा? O3। O3 बेसिकली ओजोन होता है, ये ऑक्सीजन है। ठीक है, सो रेड कलर रस्टिंग की वजह से है, यानी यहाँ पे डोमिनेटली कौन एक्ट कर रहा है? वाटर। और यहाँ पे डोमिनेटली कौन एक्ट कर रहा है? यहाँ पे डोमिनेटली एक्ट हो रहा है किसके थ्रू? एक मिनट, डोमिनेटली, हाँ, कार्बन के थ्रू एक्ट हो रहा है। राइट? रिडक्शन के केस में क्या होता है? ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर रिएक्शन होती है। तो ये सारी प्रोसेस क्या है आपकी? केमिकल वेदरिंग। ऑन द अदर हैंड नेक्स्ट, 1 मिनट, क्या मैं इस पूरे को डिलीट कर दूं? वो ज़्यादा कन्वीनियंटली रहेगा ताकि बाद में अपने पास पूरा कैनवस अवेलेबल रहे। नेक्स्ट आता है आपका फिजिकल वेदरिंग। 1 मिनट। नेक्स्ट इज फिजिकल वेदरिंग। यस, पूरा इरेज करना पड़ेगा इसको। देखो, केमिकल वेदरिंग में आपने क्या देखा? डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, या फिर उसके अंदर कुछ भी चेंज आ रहा है तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स हमने देख लिया है। फिर क्या जो फिजिकल वेदरिंग है इसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स हैं या फिर बहुत सारी टाइप आती है। ये प्रिसाइजली हम यूपीएससी के जब जीएस या प्रीलिम्स की हम तैयारी करते हैं तब हम इसको डिटेल में देखते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा जितना नहीं दिया हुआ है। अब एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे आपके पास कंफ्यूजन होगी। मेरे पास जो एनसीईआरटी है वो है लेटेस्ट और अपडेटेड वन। जो पुरानी एनसीईआरटी है उनके अंदर बहुत सारा डेटा दिया है जिसको अगर हम देखते हैं न्यू एनसीईआरटी के अंदर से डिलीट कर दिया है। सो मुझे भी काफ़ी टाइम काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है कि क्योंकि कई बार ये होता है कि कुछ टॉपिक बच्चे बताते हैं कि सर रह गया, तो बाद में पता चलता है कि जो बुक मेरे पास है उसके अकॉर्डिंग तो सब कुछ कवर हुआ है। क्लियर? सो यहाँ पे हम फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग के बारे में देख रहे हैं। तो फिजिकल वेदरिंग और मैकेनिकल वेदरिंग के अंदर सबसे पहला आता है प्रेशर, यानी वही एग्जांपल अगेन लेते हैं। ये मेरा क्या हो गया? हाथ। इसके ऊपर जितनी आप बुक्स क्या करते जाओगे, इंक्रीज करते जाओगे, सभी का जो वेट है मेरे हाथ के ऊपर ही आएगा। तो यानी इसको क्या बोलते हैं हम? ओवरबर्डन प्रेशर। राइट? ओवरबर्डन प्रेशर की वजह से क्या इंक्रीज होगा? लोड, और जिसकी वजह से क्या आएगा? शियर स्ट्रेस आएगा। राइट? ये सारे वर्ड हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। उसके बाद आता है आपका एक्सपेंशन फोर्स। 1 मिनट, हाँ।
अब ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सपेंशन फोर्स, ये ऑलरेडी हमने देख लिया। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एक्सपेंशन, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो ये क्या हो सकता है आपका कॉन्ट्रैक्शन को भी शो कर सकता है, या फिर क्रिस्टलाइन ग्रोथ। क्रिस्टलाइन ग्रोथ का मतलब होता है वाटर फ्रीज होने की कंडीशन में आना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा जो एनिमल एक्टिविटीज है, एनिमल एक्टिविटीज के अंदर यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल मुझे ध्यान में आ रहा है। उससे पहले हम इसको इरेज कर देते हैं। एक यहाँ पे एग्जांपल है किससे रिलेटेड, एलिफेंट से रिलेटेड। देखो यहाँ पे जो एनिमल एक्टिविटीज है, एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कीस्टोन स्पीसी। कितने स्टूडेंट्स को पता है कीस्टोन स्पीसी का मतलब क्या होता है? देखो जैसे ये एक आपकी आर्च होती है, ठीक है, ये एक आर्क है, और इसके अंदर जो ये स्टोन होता है, जो पूरी आर्क है उसका प्रेशर किसके ऊपर लाई करता है? इस पर्टिकुलर स्टोन को। इसी स्टोन को हम क्या बोलते हैं? की स्टोन, ठीक है। अगर बायोडाइवर्सिटी या एनवायरनमेंट में ऐसी कोई स्पीसी है जिसके ऊपर पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिपेंड है, उसको हम क्या बोलते हैं? कीस्टोन स्पीसी। इसके अंदर कुछ एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हो। एलिफेंट कैसे? देखो एलिफेंट का काम क्या है, जब भी टस्कर यानी कि जो मेल एलिफेंट है उसको कहीं पे भी क्या दिखते हैं? ट्री। तो लेट अस सपोज देखते हैं एलिफेंट जैसा कुछ बन जाए तो कंसीडर कर लो ये एलिफेंट है, ठीक है। ये एलिफेंट के पैर हो गए, ये एलिफेंट की पूंछ हो गई, ठीक है। लेट अस सपोज ये एलिफेंट है, ठीक है। एलिफेंट का मेन काम क्या होता है कि उसके रास्ते में जितने भी ट्रीज आते हैं उसको अप्रूट करके क्या करेगा, वो एक पूरा पाथ डेवलप करता है, जिसके पीछे क्या होते हैं, उसके जितने भी मेंबर्स होते हैं, लेट अस सपोज ये एलिफेंट 1 2 3 4, वो क्या होते हैं, इसके पीछे पीछे मूव करते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, एक पूरा हाईवे डेवलप हो जाता है। हाईवे यानी ये जो आपका घर के बाहर जो दिख रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे एनिमल्स के लिए एक प्रॉपर स्पेस बन जाता है मूवमेंट के लिए। उसके बाद जो एलिफेंट होती है उसकी जो बैक होती है काफी ज्यादा सॉफ्ट होती है। तो अब यहाँ पे जो एलिफेंट है वो क्या करते हैं, अपने पैर का इस्तेमाल करके धीरे धीरे एक डिप्रेशन क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं, और वो ग्रेजुअली क्या होता जाता है, और ज्यादा वाइडर 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 होता जाता है। तो अब इस पूरे केस के अंदर क्या होता है, ये इतना वाइड क्या बन चुका है, एक डिप्रेशन बन चुका है। नेक्स्ट टाइम जब भी अगर कहीं पे रेनफॉल होती है, तो इस रेनफॉल की वजह से जो ये वाटर है, लेट अस सपोज ये क्या हो गई है, रेनफॉल। तो ये रेनफॉल का जो वाटर है कहाँ पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, इस डिप्रेशन के अंदर। एंड ग्रेजुअली ये क्या बन जाता है, आपका लेक बोल सकते हो, पॉन्ड बोल सकते हो, ठीक है। एंड ड्यूरिंग द समर पीरियड जब वाटर बहुत ज्यादा शॉर्ट होता है, ठीक है, तो ये जो लेक है किस तरीके से एक्ट करती है, यहाँ पे वाटर को लेक ने क्या किया, कंजर्व किया है, राइट। और वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ड्यूरिंग द समर, इसलिए जो हम यहाँ पे किसकी बात करते हैं, एलिफेंट की। एलिफेंट का यहाँ पे दो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है कि ये एक क्लियर हाईवे डेवलप करता है, ठीक है। दूसरा जो पीछे मेल एलिफेंट या फिर जो उनका पूरा जो मेरे को एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा है, ट्राइब बोलते हैं, झुंड बोलते हैं, मेरे को एग्जैक्ट वर्ड झुंड आ रहा है, मैं वही हिंदी वाला यूज कर लेता हूँ। तो वो जैसे जैसे आगे मूवमेंट यहाँ पे करते हैं, तो उनके पैरों के नीचे आके जितने भी ट्रीज हैं वो छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं, यानी कि जो डिजायर्ड रिक्वायरमेंट होती है सॉइल को, यानी कि ऑर्गेनिक कंटेंट की, वो ऑर्गेनिक कंटेंट भी सॉइल को मिल जाता है। यानी सॉइल के पास अगेन क्या रीगेन हो गई है, फर्टिलिटी, राइट। पहला पार्ट ये है। दूसरा, जब भी एलिफेंट अपने आप को एक जो लेयर होती है मड की उससे कवर करते हैं अपनी बैक को, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, एक डिप्रेशन क्रिएट होता है, और वो डिप्रेशन आगे जाके किसके लिए काम आता है, वाटर होल्डिंग, वाटर होल्डिंग तो नहीं बोल सकते आगे, जैसे इन केस फ्यूचर के अंदर कभी भी रेनफॉल होती है, पानी वहां पे आके कलेक्ट होता है, और जितनी भी उस इकोसिस्टम के अंदर स्पीसी रहते हैं इंक्लूडिंग कार्निवोरस हर्बीवोरस, वो सभी वहां पे आके पानी पीते हैं, राइट। सो ये एक कॉन्सेप्ट था कीस्टोन स्पीसी से रिलेटेड, काफी यूनिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इससे रिलेटेड ऐसे ही कॉन्सेप्ट हम और भी बहुत सारे लिंक करने वाले हैं, ठीक है। सो अभी तो फिलहाल यही है। नेक्स्ट मेरे को तो लग रहा है कि कितना टाइम हो गया इस लेक्चर में, 29 मिनट हो गए, ठीक है। 15 मिनट और करते हैं, देखते हैं कि 15 मिनट में कितना और होता है, ठीक है। देखो आज जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ये इजी कॉन्सेप्ट है, तो इनको इमीडिएट आप रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट आता है वाटर प्रेशर, ठीक है। वाटर प्रेशर का मतलब क्या है, देखो अगर वाटर ज्यादा है तो हाइड्रोलिक एक्शन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, मतलब इसका मतलब ये है, लेट अस सपोज ये एग्जांपल है आपका 1, और ये एग्जांपल क्या हो गया 2।
ये एग्जांपल किसको शो कर रहा है, वेट को, और ये एग्जांपल शो कर रहा है ड्राई कंडीशन को। अब यहाँ पे ना एक एग्जांपल लेते हैं किसका, लाइमस्टोन का। लाइमस्टोन बेसिकली क्या है, एक टाइप ऑफ रॉक है, स्टोन है, कुछ भी आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। लाइमस्टोन सबसे यूनिक कंडीशन क्या शो करता है, या यहाँ पे अपने कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, ड्यूरिंग द ड्राई कंडीशन इट बिहेव लाइक अ टफ रॉक। ठीक है, ड्यूरिंग द ड्राई कंडीशन means I'm talking about this particular condition. During the dry condition it behaves like a tough rock. On the other hand if it's a wet condition, during the wet condition it behave like a weak rock. किसके जैसा वीक करता है, मीन्स किसके जैसा बिहेव करता है, वीक रॉक के जैसे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया, लाइमस्टोन। लेकिन यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर कौन है, वाटर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है आपका वाटर प्रेशर का। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखते हैं, लेट मी जस्ट erase all the points so that I can move ahead. ओके, बस थोड़ा सा और टाइम दो, मैं इसको एक बार बाइंड कर लेता हूँ। नेक्स्ट आता है मोस्ट ऑफ द फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस कॉज्ड बाय थर्मल एक्सपेंशन। डे टाइम में एक्सपेंशन, नाइट टाइम में कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा प्रेशर रिलीज। प्रेशर रिलीज मतलब फॉर एग्जांपल ये माउंटेन है, ठीक है, इस माउंटेन के ऊपर लेट अस सपोज विंटर के अंदर क्या एक्यूमुलेट हुई है, इसको मैं शेड कर देता हूँ, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, स्नो। ठीक है, विंटर के टाइम पे क्या इस पर्टिकुलर विजिबल तो ना, हाँ ये प्रॉपर विजिबल है, इस पर्टिकुलर रॉक के ऊपर यानी माउंटेन के ऊपर क्या है, स्नो। अब स्नो ने क्या किया है, जो प्रेशर है कहाँ लगा है, डाउनवर्ड। ठीक है, स्नो की वजह से प्रेशर इस रॉक के ऊपर आ रहा है और ये जो प्रेशर कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड। लेकिन एक सेकंड केस आता है कि समर के टाइम पे इस रॉक के ऊपर ये जो स्नो है ये हो गई है मेल्ट डाउन। अब ये जो स्नो मेल्ट डाउन हुई है उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, अब प्रेशर कहाँ से लगेगा, अंदर से बाहर की तरफ। नाउ प्रेशर इज गोइंग टू बी एक्सर्टेड फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। व्हाई, बिकॉज ऑफ द आइसोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्या होता है, आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम देखेंगे। सो बिकॉज ऑफ द आइसोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, अब यहाँ पे जो लेयर है, यहाँ पे एक मैं छोटा सा कॉलम ड्रॉ कर रहा हूँ। हेयर वी आर गोइंग टू सी द स्ट्रेचिंग पार्ट, मीन्स जैसे बैलून देखा है, बैलून के जब नॉर्मल कंडीशन है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, उसके अंदर एयर पास कर रही है या फिर एयर उसके अंदर जा रही है, वो क्या होता जा रहा है, एक्सपैंड 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 एक्सपैंड। तो इसी तरीके से अब ये जो एरोज है कहाँ से आ रही है, इनसाइड से आ रही है, तो धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट होगा, स्ट्रेच। एंड बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचिंग क्या डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्रैक। तो यही हो गया आपका कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट प्रेशर रिलीज का। ठीक है, क्या ये दोनों क्लियर हो गया आपको, प्रेशर रिलीज, स्नो? अगर हो गया है तो अच्छी बात है। हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड वेदरिंग, ये थोड़ा सा डिटेल में हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर करेंगे। तो आज का मेरे ख्याल से ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट था। ठीक है, वेदरिंग ये हमने कर लिया है कंप्लीट, डन। सो देख लेते हैं और कुछ और यहाँ पे हम कवर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने वेदरिंग के फैक्टर देख लिए, क्लाइमेट देख लिया, प्रोसेस देख लिया, डेप्थ देख लिया। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। इसको चाहे तो आप अपनी कॉपी पे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इस फ्लो डायग्राम को। क्लियर, आज के लिए इतना ही बहुत रहेगा। अच्छा, दो कॉन्सेप्ट है, दो पॉइंट है, ये एक बार हम और देख लेते हैं। नेक्स्ट है टोपोग्राफी और वेजिटेशन, वेजिटेटिव फैक्टर। तो अभी तक हमने क्या देखा है कि दो फैक्टर है, एक है जियोलॉजिकल, हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक, दूसरा क्लाइमेट, क्लाइमेट काफी लेंथी था, इसने काफी टाइम ले लिया हमारा। दूसरा आता है टोपोग्राफी। देखो टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है, एक तो ये स्लोप है, इसको मैं क्या बोलूंगा, स्टीप स्लोप। एंड एक ये स्लोप है, इसको मैं स्टीप बोलूंगा या जेंटल, इसको मैं बोलूंगा जेंटल स्लोप। सो अब स्टीप स्लोप के ऊपर अगर मैं बात करता हूँ किसकी, वेदरिंग प्रोसेस की, ये बिल्कुल अलग रहेगा यहाँ पे, यानी जो रेट ऑफ वेदरिंग है वो डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू टू, जिसको मैंने जेंटल बोला है, और ये क्या हो गया, स्टीप। नेक्स्ट आता है वेजिटेटिव फैक्टर। अब एक बात बताओ, जो वेजिटेशन है ज्यादा कहाँ पे होगी, जहाँ पे थिकनेस ज्यादा होगी किसकी, सॉइल की। तो जो आपकी स्टीप स्लोप है यहाँ पे सॉइल की थिकनेस ज्यादा होगी, या फिर जो जेंटल स्लोप है, आंसर इज जेंटल स्लोप इज हैविंग मोर थिकनेस, सो मोर वेजिटेशन विल बी वेयर नियर बाय जेंटल स्लोप। ठीक है, सो जो वेजिटेटिव फैक्टर है
टोटली डिपेंड करते हैं या फिर लिंक्ड है किसके लिए, वेदरिंग के लिए। एंड वन मोर थिंग, ज्यादा थिकनेस सॉइल की इट मीन्स मोर वेजिटेशन मीन्स और ज्यादा क्रैक डेवलप होते हैं बिकॉज ऑफ द रूट सिस्टम। ठीक है, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। सो इन केस अगर कोई भी वर्ड नहीं आया हो समझ में, यू कैन आस्क। ठीक है, सो लेक्चर को करते हैं वाइंड अप। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ट्राई तो किया था हमने कि इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स है उसको कवर कर ले, लेकिन आज के लिए इतना ही। 35 मिनट का लेक्चर हो गया है, तो ये आपको एज सुन एज पॉसिबल हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, मॉर्निंग में 7 AM पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। इन केस कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ लीजिए।